हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं आपके टेस्ट सीरीज का पेपर नंबर 6, जिसमें जूलॉजी पोर्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा इन ह्यूमंस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो HCG। ठीक है, HCG करेक्ट है। यहाँ पे HCG सीक्रेट करता है। फिर ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, ये भी सीक्रेट होता है। कॉर्टिसोल सीक्रेट नहीं होता, कॉर्टिसोल फीटल सीक्रेट करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन भी सीक्रेट करता है, प्रोगेस्ट्रॉन भी सीक्रेट होता है, और रिलैक्सिन भी सीक्रेट होता है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे हमारे टोटल 5 हार्मोन्स हो गए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, याद रखना प्रोलैक्टिन ह्यूमंस के अंदर रिलीज होता है, लेकिन प्लेसेंटा रिलीज नहीं करता। प्लेसेंटा कौन सा प्रोलैक्टिन रिलीज करेगा? ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन रिलीज करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। In human beings, how many meiotic divisions are required for the formation of 1000 sperms, 1000 ovums and 1000 zygote respectively? ठीक है, तो अब ये सेल डिवीजन से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सबसे पहले हमें स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। ठीक है, नॉर्मल मियोसिस, नॉर्मल मियोटिक डिवीजन से। फिर इसमें मियोसिस होगा। ठीक है, मियोसिस 1। इससे क्या होगा? इससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं ना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। एक सेल से 2 सेल्स बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर अब इसमें क्या होगा? इसमें मियोसिस सेकेंड होगा, मियोसिस सेकेंड। ठीक है, M2। तो मियोसिस सेकेंड से क्या होगा? अब इससे स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा। स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा कितने? 1 2 3 और 4। ठीक है, और स्पर्मेटिड्स के फॉर्मेशन के बाद फिर क्या होगा? यहाँ पे हमारा स्पर्मेटोजोआस बन जाएंगे। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ कितने बनेंगे? 1 2 3 4। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि यहाँ पे एक स्पर्मेटोगोनिया में कितने, एक स्पर्मेटोगोनिया से हमें एक मियोटिक, कंप्लीट मियोटिक डिवीजन से 4 स्पर्म्स मिलते हैं। ठीक है, 4 स्पर्म्स मिलेंगे एक से। तो अब क्या पूछा है कि 100 स्पर्म्स के लिए कितने चाहिए? तो 1000 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 250। ठीक है, तो 250 क्या चाहिए हमको? 250 मियोटिक डिवीजन चाहिए, क्योंकि मियोटिक डिवीजन में 1 और 2 एक कंप्लीट मियोटिक डिवीजन बनाता है। ठीक है, तो 250 स्पर्म्स चाहिए हमें। कितने? 250 हमें स्पर्मेटोगोनियाज या फिर मियोटिक डिविजन्स चाहिए स्पर्म्स फॉर्मेशन करने के लिए, 1000 स्पर्म्स के लिए। ठीक है, तो अभी पहला आंसर कहाँ पे है? 250। ठीक है, सभी में। इसके बाद क्या देखेंगे हम? इसके बाद देखते हैं कि ओवा। तो ओवा का क्या होता है इसमें? oogenesis। oogenesis, ठीक है, oogenesis में सबसे पहले क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte बनेगा। ठीक है, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के बाद क्या बनता है? सेकेंडरी oocyte। सेम चीज, सेकेंडरी oocyte। यहाँ पे भी 2 बनेंगे, लेकिन यहाँ पे एक, यहाँ पे इनकम्प्लीट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। इनकम्प्लीट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन से क्या होगा? यहाँ पे एक के पास ज्यादा साइटोप्लाज्म जाएगा और एक के पास कम साइटोप्लाज्म जाएगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ये आगे हमारे काम नहीं आएगी। उसके बाद सेकेंडरी oocyte के अंदर एक और मियोसिस होगा, सेकेंड मियोसिस होगा। सेकेंड मियोसिस से क्या होगा? यहाँ पे हमारा एग का फॉर्मेशन होगा, ओवम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? यहाँ पे भी एक कंप्लीट मियोसिस से हमें सिर्फ एक ही एग मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका? अगर हमें 100 ओवम चाहिए, अगर हमें 100 ओवम चाहिए, तो हमें कितने ओगोनिया लेने पड़ेंगे या फिर मियोसिस 1 करवाना पड़ेगा? 100 मियोसिस करवाना, 1000 सी करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1000 के लिए 1000, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? 1000। उसके बाद पूछा है जायगोट के फॉर्मेशन के लिए टोटल कितने चाहिए? ठीक है, 1000 जायगोट के लिए। तो एक जायगोट के अंदर हमें एक स्पर्म चाहिए होता है। ठीक है, एक जायगोट के अंदर एक स्पर्म चाहिए होगा। जायगोट कितना? 1 स्पर्म और 1 + 1 ओवम। ठीक है, अब स्पर्म्स के लिए कितने? 1000 डिविजन्स हमने देख लिए, और ओवम के लिए, सॉरी, स्पर्म्स के लिए हमने कितने डिविजन्स देखे? स्पर्म्स के लिए हमने देख लिया यहाँ पे 250 मियोटिक डिविजन्स, और ओवम के लिए 1000 मियोटिक डिविजन्स। ठीक है, तो कहाँ पे आंसर? यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा सी। तो 201 का आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इन ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस व्हेन। ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइजेशन कब होगा? ओनली स्पर्म्स रीचेस द एम्पिलर रीजन? नहीं,
ओनली ओवम रीचेज द एम्पिलरी रीजन, नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है, जायगोट का फॉर्मेशन। अब जायगोट का फॉर्म होगा जब स्पर्म और ओवम एक साथ आएंगे, तो ओवम एंड स्पर्म्स आर नॉट ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पिलरी रीजन, तो ये भी नहीं है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका, नन ऑफ दीज। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर ऑफ यूटेरस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, यहाँ पे याद रखने के लिए क्या जरूरी है, सिली मिस्टेक से बचने के लिए इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, तो अगर सिली मिस्टेक से बचना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे जो पूछा गया उसको अंडरलाइन कर दो ताकि वो तुम्हारे दिमाग में रहे। ठीक है, तो इनसाइड टू आउटसाइड, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डक्ट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द मेमोरी ग्लैंड इज। ठीक है, आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, अब यहाँ पे भी गलती होने के चांसेस है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आउटसाइड से, बाहर से अंदर की तरफ जाना है। ठीक है, तो बाहर से सबसे पहले नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम इनसाइड टू आउटसाइड देख हैं, ठीक है, इनसाइड टू आउटसाइड अगर देखें, इनसाइड टू आउटसाइड अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, तो ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, लोब्यूल्स आते हैं, लोब्यूल्स। ठीक है, लोब्यूल्स क्या बनाते हैं, फिर लोब्यूल्स बनाते हैं आपका एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई क्या बनाते हैं मिला के, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। मेमोरी ट्यूब्यूल्स इसके बाद क्या बनाते हैं आपका, मेमोरी डक्ट्स। ठीक है, फिर मेमोरी डक्ट्स आपका, मेमोरी डक्ट्स के अंदर एक क्या होती है, स्वेलिंग होती है, उस स्वेलिंग को हम क्या बोलते हैं, वाइडेस्ट पार्ट, मतलब उसको क्या बोलते हैं, मेमोरी एम्प्यूला। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या होगा, लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, तो इसको सीक्वेंस को आउटसाइड से इनसाइड में जाना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, लेक्टिफेरस डक्ट आएगा, फिर मेमोरी एम्प्यूला आएगा, फिर मेमोरी डक्ट आएगा, तो कौन सा है इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन, ये सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिक्रीशन ऑफ विच स्ट्रक्चर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, सेमाइनल प्लाज्मा और सेमाइनल फ्लूइड में दोनों में फर्क होता है। ठीक है, सेमाइनल प्लाज्मा किसको बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा किसको बोलते हैं, इसमें जितने भी तीनों ग्लैंड्स हैं हमारे मेल एसेसरी ग्लैंड्स हैं, सेमाइनल वेसाइकल्स प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड, सॉरी सेमाइनल, एक सेकेंड, सेमाइनल वेसाइकल्स प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इन तीनों के सिक्रेशन को हम क्या बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा। अगर क्वेश्चन आता सेमाइनल फ्लूइड, अगर सेमाइनल फ्लूइड होता है तो इसमें सिर्फ सेमाइनल वेसिकल्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो सेमाइनल प्लाज्मा पूछा है, तो सेमाइनल प्लाज्मा में तीनों ग्लैंड्स आएंगे, तो पहला जो ग्लैंड है ए दे रखा है, ये कौन सा ग्लैंड हो जाएगा आपका, सेमाइनल वेसिकल्स हो गया। ठीक है, बी क्या हो गया आपका, बी हो गया आपका प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। ठीक है, और सी हो गया आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, और डी क्या है आपका, डी हो गया यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा कोई सिक्रेशन नहीं करता, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो पूछा क्या इसमें, डज नॉट, तो कौन सा कौन नहीं करता, डी नहीं करता, तो इसका भी आंसर क्या चले आएगा, सी चले आएगा। ठीक है, पॉइंटर को मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं, चलो खैर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट। ठीक है, कितने मैचिंग्स इसमें करेक्ट है, तो रिलैक्सिन ओवेरी से सीक्रेट होती है। ठीक है, करेक्ट। एस्ट्रोजन प्लासेंटा से सीक्रेट करता है, बिल्कुल सही। एस्ट्रोजन ग्राफिन फॉलिकल्स, यस ये भी सही है। फॉलिकुलर फेज इज प्रोलिफेरेटिव फेज, सही है, फॉलिकुलर फेज को ही प्रोलिफेरेटिव फेज कहते हैं, तो इसके अंदर सारे के सारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपना, देखो फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफेरेटिव फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसका प्रोलिफेरेशन हो रहा होता है, ग्रेन्युलोसा सेल्स का प्रोलिफेरेशन होता है, किसकी वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से। ठीक है, फॉलिकुलर फेज में, फॉलिकुलर फेज में ड्यू टू एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है, तो एस्ट्रोजन इंक्रीज होगा तो किसका प्रोलिफरेशन होगा, ग्रेन्युलोसा सेल का, और ग्रेन्युलोसा सेल का प्रोलिफरेशन होता है, इसलिए इसको प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज करेक्ट। ठीक है, कौन सी मैचिंग इसमें करेक्ट है, तो सबसे पहले क्लीवेज पे आते हैं। क्लीवेज हो जाएगा आपका जायगोट के अंदर, पहला ही सही है। क्लीवेज क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस है, जिसके अंदर क्या होगा, जो प्लाज्मा है, जो साइटोप्लाज्म है, उसका डिवीजन बाकी सेल्स में होते रहेगा, लेकिन सेल का साइज छोटा होता रहेगा। जैसे कि ये नॉर्मल अगर माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है, ये नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन है, ये नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन है, तो यहाँ पे एक सेल बन गई और यहाँ पे दूसरी सेल बन गई। ठीक है, और फिर इनमें ग्रोथ होगी और साइटोप्लाज्म वापस से नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये नॉर्मल वाला नॉर्मल मियोसिस, नॉर्मल माइटोसिस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लीवेज
क्लीवेज में क्या होता है, जैसे कि ये एक पेरेंटल सेल है तो अब इसमें यहीं पे डिवीजन हो गया, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या हो गया, डिवाइड हो गया, लेकिन मेन सेल का साइटोप्लाज्म उतना ही है। साथ साथ में क्या हो रहा है, अब यहाँ पे तो सेल का साइज ग्रो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सेल के साइज छोटे होते जा रहे हैं। जैसे पहले इतनी बड़ी सेल थी, फिर 2 डिवीजन हो गया तो 2 में बट गई तो साइज छोटा हो गया, फिर वापस से डिवीजन होगा तो वापस से साइज छोटा हो गया, ठीक है। तो पेरेंट सेल का साइज उतना ही रहेगा, पेरेंट सेल का जो साइज है वो सेम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे डॉटर सेल बनते जाएंगे तो उनका साइज छोटा होता जाएगा, ठीक है। साइज सेम रहेगा पेरेंट सेल का, और जो डॉटर सेल बन रही है उनका साइज छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का जाइगोट हो गया। इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, इम्प्लांटेशन होता है आपके यूटेरस के अंदर, ठीक है। और यूटेरस के अंदर ये जो सेल्स बन रही हैं, जैसे कि ये सेल्स के अंदर डिवीजन हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इन डॉटर सेल्स को ब्लास्टोमियर, ठीक है, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं इनको। तो ब्लास्टोमियर का आपका हो जाएगा सी का सेकंड, ठीक है। तो आंसर तो अपन को यहीं पे मिल गया, ए का 1 है और बी का 3rd, ठीक है। उसके बाद पेरीविटलाइन स्पेस कहाँ पे होता है, हमारा ओवम में होता है पेरीविटलाइन स्पेस। जैसे कि ये अगर ओवम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओवम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या होगा, जोना पेलिस्टिडा होगा, जोना पेलिस्टिडा। और जोना पेलिस्टिडा और इसके ओवम के साइटोप्लाज्म है ना, ओवम का जो मेम्ब्रेन होगा, इनके बीच में जो ये स्पेस है, इसी को क्या बोलते हैं हम, पेरीविटलाइन स्पेस, ठीक है, ये पेरीविटलाइन स्पेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 assertion STDs are major threat to the health society, to the healthy society, ठीक है। रीजन क्या है, complications of STDs are pelvic inflammatory disease, abortions, stillbirths, infertility, ectopic pregnancies and even cancer of the reproductive tract, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, STDs मेजर थ्रेट, STDs क्या होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, ठीक है। अगर ये किसी पर्सन को हो जाती है तो इससे कॉम्प्लिकेशन क्या है, अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो कॉम्प्लिकेशन है। अब एसटीडीज यूरिनरी ट्रैक पे होगा, अब यूरिनरी ट्रैक से क्या होगा, जो इन्फेक्शन है अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगी, आगे के टिश्यूज के अंदर फैल जाएगी। और आगे के टिश्यूज में मतलब कहाँ पे, हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है वो कहाँ पे सिचुएटेड रहता है, पेल्विक ट्रैक के अंदर, है ना, पेल्विक रीजन के अंदर। तो जब वो डिजीजेस आगे जाएंगी तो उस डिजीज वो क्या कॉज करेंगी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस कॉज करेंगी, ठीक है। उसके बाद अगर क्या होगा, सपोज अगर प्रेग्नेंट फीमेल है और इन्फेक्शन आगे तक फैल रहा है तो वो क्या कर सकता है, एबॉर्शन करवा सकता है, जाइगोट को अबॉर्ट करवा सकता है, या फिर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनी है प्रेगनेंसी के अंदर उन लेयर्स में रप्चर करवा सकता है, ठीक है। और क्या करवा सकता है, स्टिल्ट बर्थ हो सकता है, क्योंकि सेल अगर डिवीजन करती रहेंगी और सपोज वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो इन्फेक्शन क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करेंगे, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करेंगे तो जो हमारी सेल ग्रोथ हो रही है वो हिंड्रेंस हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है। इनफर्टिलिटी का कॉज तो होता ही है इसमें, और एक्टोपिक प्रेगनेंसीज भी हो सकती हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, एक एसिड डिजीज है, ठीक है। अब ट्यूबरक्लोसिस क्या करेगी, फेलोपियन ट्यूब को अगर उसने ब्लॉक कर दिया तो जाइगोट क्या होगा, यूटेरस की तरफ आ नहीं पाएगा। अब जाइगोट अगर यूटेरस की तरफ आया नहीं तो इम्प्लांटेशन गलत जगह हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में हो जाएगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्लांटेशन अदर देन यूटेरस, ठीक है। और कैंसर्स भी हो सकता है, बहुत सारे कैंसर्स पैथोजन है ना, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये सब कैंसर कॉज करवा सकते हैं अगर ट्रीट नहीं किया, ठीक है। तो बोथ द assertions and reasons are true and reason is correct explanation of assertion, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 मिसयूज ऑफ अमाइनोसेंटेसिस इज, ठीक है। अमाइनोसेंटेसिस होता क्या है, जैसे कि ये बेबी है, ठीक है, वूम के अंदर बेबी है, अब बेबी के ऊपर कुछ बहुत सारी लेयर्स होती हैं, है ना, बहुत सारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती है। तो उसी लेयर्स में से एक जो लेयर जो बेबी के सबसे क्लोजेस्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक लेयर बोल देंगे या मेम्ब्रेन बोल दो, और उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल देंगे, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। अब इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, तो पासिंग ऑफ मिसयूज पूछ रहा है ना, इसके यूजेस नहीं पूछ रहा है, इसके क्या पूछ रहा है, मिसयूज। तो मिसयूज क्या होगा कि अब जैसे एमनियोटिक फ्लूइड है तो अब बेबी के पास में है तो बेबी की जो स्किन्स होती हैं वो स्किन की शेडिंग होगी, तो स्किन की जो सेल्स हैं वो इस एमनियोटिक फ्लूइड में जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक इंजेक्शन से अगर हमने इस फ्लूइड को स्पायरेट कर लिया, अब उस सेल को हमने माइक्रोस्कोप में देखा और उसके अंदर हमने क्रोमोसोम्स को देखा। अब अगर उस क्रोमोसोम के अंदर XX या फिर XY क्रोमोसोम हमें दिख गए तो इससे हमने क्या पता लगा लिया कि बेबी का सेक्स क्या है, और बेबी का सेक्स क्या है तो इंडिया में फीमेल फिटस इन्फेंटिसाइड क्या है, बहुत कॉमन होती है ना। तो इसलिए इसका मिसयूज किया जा सकता है किस चीज में, सेक्स के डिटर्मिनेशन में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मिसयूज में बी आ जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी मैचेस आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड देयर मोड ऑफ एक्शन इन अचीविंग कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। तो इसमें कौन से मेथड्स क्या है यहाँ पे करेक्ट पूछा है, इसमें कितने करेक्ट है यहाँ पे। तो पहला देखते हैं, ओरल पिल्स क्या करती है, इनिबिट ओव्यूलेशन, ठीक है, इनिबिट ओव्यूलेशन करेगी। कैसे करेगी ओरल पिल्स ओव्यूलेशन को इनिबिट, ओरल पिल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका, एस्ट्रोजन होगा और साथ में क्या प्रेजेंट होगा,
प्रोजेस्टेरॉन होगा। अब मैंने बताया था क्लास में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जब बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में होते हैं तो ये किसको इनहिबिट करेंगे, इनहिबिट करेंगे ये किसको, GnRH को, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करेंगे तो इससे क्या होगा, LH और FSH भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब LH और FSH डिक्रीज हो गया है तो ओव्यूलेशन होगा नहीं, क्योंकि ओव्यूलेशन के लिए क्या चाहिए होता है, LH सर्च, सो नो ओव्यूलेशन, नो ओव्यूलेशन। ठीक है, तो क्या हो गया, नो ओव्यूलेशन में मतलब कि ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा देखते हैं, कॉन्डम्स प्रिवेंट स्पर्म्स रीचिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि कॉन्डम क्या है, एक बैरियर मेथड है, और बैरियर मेथड में क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे स्पर्म्स को रीच करने में। ठीक है, तो पहला दूसरा भी सही है। इंजेक्शंस, इंजेक्शंस इंक्रीजेस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द फैलोपियन ट्यूब। ये गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, इंजेक्शंस किस किस के होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं आपके, इंजेक्शंस होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के। ठीक है, इंजेक्शंस होते हैं जैसे मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्ट्रागर्ड्स, इन सब की इंजेक्शंस देते हैं। और है क्या, इंजेक्शन के अंदर भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, यहाँ पे भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, तो दोनों का मैकेनिज्म क्या होगा, सेम होगा। तो इंजेक्शन भी क्या करते हैं, एन ओव्यूलेशन करवाएंगे। इंजेक्शन भी क्या करेंगे, इनहिबिट ओव्यूलेशन, इनहिबिट ओव्यूलेशन। ठीक है, तो सी गलत हो गया। अब डी का देखते हैं, इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस। सही है, क्योंकि यूआईडीज क्या होते हैं, जैसे लेपिस लूप है, ये सब क्या करेंगे, आपके ट्रैक के अंदर जाएंगे, और ये है एक तरीके से फॉरेन बॉडी, और फॉरेन बॉडी है शरीर के अंदर, तो बॉडी उसको फाइट करने के लिए क्या सेंड करेगी, सोल्जर्स सेंड करेगी। सोल्जर्स में कौन आते हैं, फेगोसाइट्स आते हैं। तो फेगोसाइट्स आएंगे, तो फेगोसाइट्स जब ज्यादा आएंगे तो इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगा, और वहां पे अगर स्पर्म जाते हैं तो वह स्पर्म को भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, स्पर्म्स का फेगोसाइट इंक्रीज कर देंगे, तो ये सही है। तो इसमें से 1, 2 और 3 यानी A, B एंड D आर ट्रू। तो कितने ट्रू है, 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, A। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज ट्रू अबाउट सहेली। ठीक है, व्हाट इज ट्रू अबाउट सहेली, तो सहेली क्या है, एक तरीके से ये इंडिया में डेवलप किया गया एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। ठीक है, इंडिया में डेवलप किया गया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, जिसको अपन एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट क्रोमेन। ठीक है, सेंट क्रोमेन। इसमें क्या होता है, इसमें एक ड्रग होता है ऑर्मिलॉक्सिफेन। ठीक है, ऑर्मिलॉक्सिफेन ड्रग इसमें यूज होता है। ठीक है, ये क्या है, सीरम एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ठीक है, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को इनहिबिट करता है। ठीक है, और ये पिल्स हम कैसे लेते हैं, वंस अ वीक पिल है ये। ठीक है, वंस ए वीक पिल। ठीक है, अभी ये क्योंकि इंडिया में डेवलप हुआ है तो इसके एग्जाम में आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, वंस अ वीक पिल, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी MTPs आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये डाटा वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, 45 से 50 मिलियंस। ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से ये भी आ सकता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी प्रेगनेंसीज कंसीव होती हैं उसका ये कितना पोर्शन होगा, 1/5 है ना, 1/5 पोर्शन है ऑल ओवर द प्रेगनेंसीज में। तो या तो ये आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, 45 से 50 मिलियन MTPs आर परफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स टू हस्बैंड इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा। नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, है ना, IVF हो गया ये। आर्टिफिशियली इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ ए हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना। ठीक है, ये सही है, यही होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब। ठीक है, introduction of sperms of a healthy donor directly into the ovary। ठीक है, introduction of sperms of a healthy donor directly into the ovary। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन अपन नहीं करते, ये CIS का पार्ट हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ ओवम ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन प्रोड्यूस वन। नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये गिफ्ट वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर में करेक्ट आंसर क्या है आपका, बी। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी डिजीजेस आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन कौन सी हो सकती हैं, निमोनिया नहीं होगा, टाइफाइड भी नहीं होगा, ये वाटरबॉर्न डिजीज है, सिफेलिस होगी, है ना, सिफेलिस एसटीडीज कॉज करती है, कोलेरा नहीं होगा, ये वाटरबॉर्न डिजीज है, क्लेमाइडियासिस भी कॉज करती है एसटीडीज, जेनिटल वार्ट्स भी कॉज करते हैं एसटीडीज, है ना, ह्यूमन पेपिलोमा वायरसेस कॉज करते हैं जेनिटल वार्ट, है ना, HPV वायरस। ठीक है, डायबिटीज तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है तो ये तो होगा नहीं, हेपेटाइटिस बी ये भी हो सकता है एसटीडीज के अंदर। ठीक है, जेनिटल हेर्पीज भी होगा,
ठीक है, जेनेटल herpes, ह्यूमन herpes वायरस है ना, ह्यूमन herpes वायरस, ह्यूमन herpes वायरस, ठीक है। और एड्स भी होता है एसटीडीज के अंदर, गोनोरिया भी आएगा, ठीक है। मलेरिया नहीं है, मलेरिया ब्लड बोर्न ओरिजिन में आता है, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका सी। नेक्स्ट, द सेक्रेटरी फेज इन ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है। सेक्रेटरी फेज ह्यूमंस के अंदर क्या करती है, ल्यूटियल फेज भी करती है, ठीक है। तो ल्यूटियल फेज तो सही है, लेकिन ये 6 डेज की नहीं होती है, कितने डेज की होती है, 30 डेज की होती है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा, ठीक है। पहला क्या आता है, फॉलिकुलर फेज आएगा, फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज, या फिर इसी को सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, सेक्रेटरी फेज, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा फिर, ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज, इसको अपन क्या, सॉरी फॉलिकुलर फेज को अपन क्या बोलते हैं, और प्रोलिफेरेटिव फेज, ठीक है, प्रोलिफेरेटिव फेज। और ल्यूटियल फेज को अपन और क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज, ठीक है, सेक्रेटरी फेज। और इसके बाद क्या होगा, सेक्रेटरी फेज के बाद फिर आपका आएगा मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ गया सी। नेक्स्ट, 137, विच टाइप ऑफ हार्मोन्स प्रेजेंट इन इंजेक्शन और इम्प्लांट्स, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं इम्प्लांट्स के अंदर, इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स में। तो अपन पूरा ही ले लेते हैं। जैसे अगर सबसे पहले ओसीटी की बात करें तो इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों रहेगा। पीओपी की अगर बात करते हैं तो इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स रहते हैं। अगर अपन इंजेक्शंस की बात करते हैं, इंजेक्शंस, ठीक है, तो इंजेक्शंस में हम सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, जैसे मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन। और अगर हम इम्प्लांट्स की बात करें तो इम्प्लांट्स में दोनों का कॉम्बिनेशन भी दिया जा सकता है। यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि हम सिंगल एस्ट्रोजन कभी नहीं देते एक रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फीमेल के अंदर, ठीक है। एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन is not given alone in reproductively active females, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि एस्ट्रोजन अगर हम ज़्यादा देंगे तो एस्ट्रोजन हाइपरजेनिक कंडीशन आएगी, जिससे एंडोमेट्रियम में प्रोलिफेरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या करवाता है, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफेरेशन करवाता है। इसलिए एस्ट्रोजन के साथ में हम लोग क्या देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन क्या है, एंटी प्रोलिफेरेटिव है, ठीक है। तो वो ज़्यादा हाइपरप्लेसिया नहीं करवाएगा एंडोमेट्रियम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। हम प्रोजेस्टेरॉन भी दे सकते हैं और एस्ट्रोजन भी दे सकते हैं, और ओनली प्रोजेस्टेरॉन भी दिया जा सकता है, ठीक है, ओनली प्रोजेस्टेरॉन भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट, फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल्स गिवन बिलो आर रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ इन्फेक्शंस, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोल रही है। फर्स्ट है, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, ओके। ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग द कोइटस, ओके। In case of doubt, one should go to the qualified doctors for early detection and get complete treatment if diagnosed with infection, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे इंडिकेट कर रही है, ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही है आपके एसटीडी पे, ठीक है। क्योंकि अवॉइड, अगर हम मल्टी पार्टनर से सेक्स अवॉइड करेंगे तो एसटीडी के चांसेस कम होंगे, ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आने से, ज़्यादा कम कॉन्टैक्ट में आने से कम इन्फेक्शन के चांसेस होंगे। कॉन्डम्स का यूज़ करेंगे तो ये एक बैरियर मेथड है जो इन्फेक्शन से बचाएगा, ठीक है। और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि पेनफुल कंडीशन आ रही है यूरिनेशन में, या फिर ईचिंग हो रही है, या फिर वहाँ पे कुछ स्मेली डिस्चार्ज निकल रहा है, तो हमें उसको फटाफट एक डॉक्टर के पास जाके उसको डायग्नोज करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ इंडिकेट कर रही है, एसटीडीज के लिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 139, विच स्टेटमेंट्स फॉर लैक्टेशनल एमेनोरिया आर नॉट करेक्ट, है ना, नॉट करेक्ट पूछा है। तो नो मेडिसिन आर यूज्ड, ये करेक्ट है। इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फॉलोइंग पार्चुरेशन, ठीक है। ये 6 मंथ्स के लिए ही इफेक्टिव रहेगा, वो भी तब जब फीमेल क्या करे, कंटिन्यूसली उसको क्या कराए, लैक्टेशन करवाए बेबी को। तो ये भी सही है। साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट हाई, नहीं ये गलत, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल मेथड है, और अगर कोई चीज़ नेचुरल होगी तो उसमें साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, मिनिमम, मिनिमम, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका।
menstrual cycles do not occur during the period of intense lactation। सही बात है, menstrual cycle नहीं होगा, इसलिए तो ये एक नेचुरल मेथड है ना, नेचुरल मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसीज। ठीक है, तो इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। स्पर्म्स इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। ठीक है, स्पर्म्स को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो इसका हो जाएगा सेकंड। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन विवो हो सकता है, IUI भी हो सकता है, जिप भी हो सकता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन देखते हैं। फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, अगर फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इन वीवो। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, सी का फर्स्ट। एक होता है इन विट्रो और एक होता है इन वीवो। इन विवो का क्या मतलब है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो। इन विट्रो का क्या मतलब है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। जैसे कि किसमें होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में है ना, टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम स्पर्म्स लेते हैं और ओवम लेते हैं और फर्टिलाइजेशन आउटसाइड करवाते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स ट्रांसफर्स इनटू फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, तो इसका हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, तो बचा ऑप्शन क्या, IUI, तो फिर इसका आंसर जाएगा थर्ड। IUI इस वैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, AI का मतलब होता है स्पर्म्स को कहाँ पे आर्टिफिशियली, कहाँ पे इंजेक्ट करना, वेजाइना में, आर्टिफिशियली इंजेक्शन ऑफ स्पर्म इनटू द वेजाइना। उसके बाद फिर क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन का मतलब है आर्टिफिशियली स्पर्म्स को इंजेक्ट करना कहाँ पे, यूटेरस पे। ठीक है, तो ये इसका मतलब है और ये AI का मतलब है। लेकिन मोस्ट अपन को ऑप्शंस में से क्या चुनना है, मोस्ट बेस्ट, की सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का थर्ड। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा है देखते हैं। फर्स्ट का हो गया हमारा सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, बी का हो गया थर्ड, सी का हो गया फर्स्ट और यहाँ पे डी का हो गया फोर्थ, है ना, तो ये फर्स्ट अपना आंसर यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। assertion only one sperm can fertilize ovum, ठीक है, करेक्ट है। Sperms when comes in contact with zona pellucida of the ovum, some changes occurs in the membrane that blocks the entry of other sperm। Exactly true है ना, बिल्कुल सही है कि हमारे स्पर्म्स, एक ही स्पर्म्स ओवा को क्यों फर्टिलाइज करते हैं, मल्टीपल स्पर्म्स क्यों नहीं करते, क्योंकि जैसे ही एक स्पर्म ओवा पे रीच करता है, इसके चारों तरफ सराउंडिंग में एक लेयर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ठीक है, जोना पेलुसिडा क्या करता है, बाकी के जितने भी स्पर्म्स हैं उनको एंट्री लेने से मना कर देता है, और ये क्या प्रिवेंट करता है, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये सही है। तो बोथ असर्शंस एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ये हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, The presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience। ठीक है, सही बात है। Hymen often torn during the first intercourse, but it can also be broken by a sudden fault, insertion of vaginal tampon, active participation in some sports like horse riding and cycling। सही बात है। हाइमन एक तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक मेम्ब्रेन है जो कि क्या होता है, पार्शियली इम्परफोरेट होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, या तो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है, एक ये इस तरह से एक आर्टिफिशियली एक मेम्ब्रेन होती है जो इम्पार्शियली इम्परफोरेट होती है। अब जब भी कोई चीज़ वेजाना के अंदर जाएगी, या तो क्या जा सकती है, वेजाइनल टेम्पन्स जा सकते हैं, है ना, या फिर कोइटस के टाइम पे हो सकता है ब्रोकन हो सकती है। तो या तो कोइटस के टाइम पे ब्रोक हो सकती है, या फिर अगर जो फीमेल है वो एक एक्टिव एथलेटिक लेडी है, स्पोर्ट्स में कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट करती है, साइकिलिंग करती है, तो उससे क्या होगा, बार बार यहाँ पे वियरिंग एंड टीयरिंग होगी, बार बार यहाँ पे प्रेशर आएगा और उस प्रेशर से क्या होगा, इस मेम्ब्रेन का रप्चर हो सकता है। ठीक है, तो इट इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ठीक है, तो बोथ असर्शंस एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मिसमैच विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 28 डेज। ठीक है, मिसमैच देखना है और मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की है, 28 डेज की है। तो फॉलिकुलर फेज 5 to 13 डेज। ठीक है, पहले अपन यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 से 5 से बाद फिर यहाँ पे 13 के बाद 14 में ओव्यूलेशन होगा, फिर आपका आ जाएगा ल्यूटियल फेज। ठीक है, तो 1 से 5 कौन सा हो गया आपका, यहाँ से ये सही है। ये कौन सा, देखो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज आएगा, ये मेंस्ट्रुअल फेज बोल दिया अपन ने, ब्लीडिंग होगी, 1 से 5 डेज ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग के बाद फिर कौन सा फेज आता है, फिर सिक्रेटरी फेज आएगा, सॉरी प्रोलिफेरेटिव फेज आएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रोलिफेरेटिव फेज को क्या बोलते हैं हम, फॉलिकुलर फेज। ठीक है, फॉलिकुलर फेज। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ओव्यूलेशन होगा, कौन सा दिन होता है, 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन। और इसके बाद फिर कौन सा फेज आएगा, इसके बाद फिर आएगा आपका ल्यूटियल फेज।
ल्यूटियल फेज, ठीक है। तो यहाँ पे फॉलिकुलर फेज तो दे रखा है और यहाँ पे इसका सीक्वेंस भी सही है डेज का, ठीक है। प्रोलिफेरेटिव फेज, अब देखो ये गलत हो गया, 15 से 25 डेज दे रखा है, जबकि ये गलत है। 15 से 25 डेज क्या होगा यहाँ पे, 15 से 25 डेज होगा आपका ल्यूटियल फेज होगा, और उसके बाद फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली फेज आएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। तो पूछा क्या, मिसमैच, तो बी हो गया रॉन्ग। ओव्यूलेटरी फेज 14 डे पे सही है, और मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 4th डे पे होता है, ये भी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, द करेक्ट पाथ ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स पासिंग थ्रू द मेल बॉडी, ठीक है। मेल बॉडी से करेक्ट पाथ अपन को देखना है, सेमीफेरेनस ट्यूब्यूल्स, रेडी टेस्टिस, वासा इफेंशिया, एपिडाइडेमिस और वास डिफरेंस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट और फिर यूरेथ्रा, ठीक है। पहला ही सही है, वास डिफरेंस। ये गलत हो गया क्योंकि वास डिफरेंस नहीं आता है ना, वास इफरेंस आएगा, है ना, वास इफरेंस आएगा यहाँ पे, तो ये गलत है। एपिडाइडेमिस ये भी गलत है, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, रेटिटेस्टिस आएगा, इसके बाद सेमीफेरेनस ट्यूब्यूल्स, एपिडाइडेमिस ये भी गलत है, यहाँ पे रेटिटेस्टिस। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे आपका, फर्स्ट क्या होता है बात, पहले सेमीफेरेनस ट्यूब्यूल्स, फिर क्या आएगा, ट्यूब्यूली रेटी, फिर क्या आएगा, रेटिटेस्टिस, फिर इसके बाद क्या आएगा, वास इफ्रेंशिया, इसका नंबर कितना होता है 10 से 12। इसके बाद क्या आएगा आपका वास, इसके बाद आएगा आपका एपिडाइडेमिस, एपिडाइडेमिस के बाद क्या आएगा, वास डिफरेंस, फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट, और इसके बाद क्या आएगा, यूरेथ्रा, ठीक है। इसके बाद यूरेथ्रा आएगा, इजैक्यूलेटरी डक्ट और वास डिफरेंस और ये यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे सेमीफेरेनस ट्यूब्यूल्स में कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, यहाँ पे 250 कंपार्टमेंट्स ईच, ठीक है। सेमीफेरेनस ट्यूब्यूल्स कितने होते हैं टोटल, 250 कंपार्टमेंट्स में सेमीफेरेनस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, और ईच कंपार्टमेंट में कितने सेमीफेरेनस ट्यूब्यूल्स होते हैं, 1 से 3 सेमीफेरेनस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। 1 से 3 सेमीफेरेनस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ईच कंपार्टमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161, इन द बिलो गिवन फिगर आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर्स सी एफ एंड जी, ठीक है। तो हमें स्ट्रक्चर्स देखना है, तो ये तो क्या हो गया, ये एग का एक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये एग हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, मींस स्पर्म्स की एंट्री हो रही है, और जोना पेरिसुडा का फॉर्मेशन हो रहा है, ये देख रहे हो स्वेलिंग हो रही है यहाँ पे, तो जोना पेरिसुडा का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सी की बात करते हैं, तो सी में क्या हो रहा है, डिवीजन स्टार्ट हो गया है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, और फिर ये चीजें चल रही है यहाँ पे, ये भी, ठीक है। तो करेक्ट द ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग सी एफ एंड जी। तो ए क्या है यहाँ पे, सी आपका ओवम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ओवम और एग एक होता है, तो ये तो ओवम हो गया, तो ये तो नहीं होगा। सेकेंडरी ओसाइट भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। तो सी हो जाएगा एम्ब्रियो, अपन इसको एम्ब्रियो लेते हैं। फिर एफ मोर्यूला, मोर्यूला की स्टेज कितनी होती है, 8 से 16 सेल की स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मोर्यूला, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, जी आपका ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, एक सेकेंड गाइस, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे, क्या था ये, पहला ये हो जाएगा आपका एग, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एग, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपका जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। फिर जाइगोट में यहाँ पे क्या हो गया, डिवीजन हो गया, तो डिवीजन से क्या बन गया, ये एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, ठीक है। फिर यहाँ पे भी डिवीजन कंटिन्यू है, और यहाँ पे भी डिवीजन कंटिन्यू है, लेकिन ये 8 से 16 सेल की स्टेज है ना, 8 to 16 सेल की स्टेज है, तो इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, मोर्यूला, ठीक है। और फिर ये आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैविटी का फॉर्मेशन हो गया, और जब कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओवम नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये हो गया एम्ब्रियो, सी हो गया एम्ब्रियो, एफ हो गया मोर्यूला, और जी हो गया ब्लास्टोसिस्ट, तो आंसर आ गया डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the following statements with respect to humans and choose the correct option regarding true and false statement, ठीक है। तो देखते हैं, the fully developed fetus in placenta induced mild uterine contraction called fetal ejection reflex, ठीक है। तो ये तो सही है, fully developed fetus क्या करता है, एक रिफ्लेक्स सेंड करता है
प्लेसेंटा पे और माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सही, करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दूसरा, ड्यूरिंग पार्चुरेशन अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म इज इंड्यूस्ड बाय कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन, ये भी सही है, ठीक है। होता क्या है, जैसे कि एक फीटस है ना, ये फुली डेवलप्ड फीटस, जब फीटस फुली डेवलप होगा तो एक हार्मोन रिलीज करता है, क्या होता है, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। कौन डेवलप कर रहा है, फीटस। जब फीटस डेवलप हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, फिर ये सीआरएच क्या रिलीज करेगी, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। फिर ये कहाँ पे जाके एक्ट करेगा, एड्रिनल पे जाके एक्ट करेगा और क्या रिलीज करवाएगा, कॉर्टिसोल, ठीक है, कॉर्टिसोल रिलीज करवाएगा। दूसरा सीआरएच क्या करवाता है, सीआरएच प्लेसेंटा पे जाएगा और क्या रिलीज करवाएगा, एस्ट्रोजन को इंक्रीज करवाएगा, ठीक है, एस्ट्रोजन को इंक्रीज करवाएगा। एस्ट्रोजन क्या करती है, एस्ट्रोजन ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स को एस्ट्रोजन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को इंक्रीज करती है, इसलिए जब भी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होगा तो वो क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ठीक है। तो बी भी करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन ओनली वन ओवम इज रिलीज्ड पर मेंस्ट्रुअल साइकिल, करेक्ट, ये भी सही है। एट अ टाइम, एक मेंस्ट्रुएशन फेज में एक ही ओवा रिलीज होती है, ठीक है। उसके बाद डी, द प्रेजेंस ऑफ एक्स और वाई क्रोमोसोम्स इन द स्पर्म्स डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, ये भी सही है। तो सारे के सारे करेक्ट है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बी, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच देखना है आपको, ठीक है। इनकरेक्ट मैच कौन सा है, तो SI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये तो करेक्ट है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, गिफ्ट गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ठीक है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ये सही है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है, ये भी करेक्ट है। जाइगोट इंट्रा फंडस ट्रांसफर, ठीक है, तो ये गलत है, इंट्रा फंडस ट्रांसफर नहीं होता, क्या होता है, इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर होता है, इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, डी वाला इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, combination of which of the following set of hormones can be used by females as implants under the skin for birth control, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पूछ रहा है कि हम किसके अंदर यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा। तो कॉन्ट्रासेप्टिव में हम कौन सा हार्मोन्स यूज करते हैं इम्प्लांट्स के अंदर, अभी अपन ने बताया ही था, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर इंड्यूस्ड इन फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर इंक्लूडेड इन फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो मॉन्स प्यूबिस होगा, है ना, क्यूशन ऑफ फैटी पैड होता है ये, ठीक है। लेबिया माइनोरा भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। ओवेरी प्रेजेंट नहीं होता, यूटेरस भी नहीं होगा, क्लाइटोरिस भी प्रेजेंट होगा, हाइमेन भी प्रेजेंट होगा और लेबिया मेजरा भी होगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन आ गया, ए, बी और ई, एफ एंड जी, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका आ गया डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है इनमें से। तो हम देखते हैं, ओवेरी इज ऑल्सो कॉल्ड वूम, ये गलत है। वूम को क्या बोलते हैं, यूटेरस बोलते हैं, ये गलत हो गया। मायोमेट्रियम इज नॉट इनकरेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट पूछा है। नॉट इनकरेक्ट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, कि कौन सा करेक्ट है ना, कौन सा करेक्ट है। तो मायोमेट्रियम इज मिडिल थिक लेयर ऑफ यूटेरस, ठीक है। द क्लाइटोरिस लाइज एट द लोअर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा, लोअर जंक्शन पे नहीं होता, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अपर जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, अपर जंक्शन पे, ठीक है। ओपनिंग ऑफ यूटेरस इज कवर्ड बाय हाइमेन, ये भी गलत हो गया। ओपनिंग ऑफ यूटेरस, यूटेरस की ओपनिंग कवर नहीं होती, किसकी ओपनिंग कवर होती है, वेजाइना की ओपनिंग कवर होती है, वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो गया आपका, बी। 169 का कौन सा आंसर करेक्ट है, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरॉन अटेन्स पीक लेवल इन विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रोजेस्टेरॉन अटेन्स पीक लेवल इन विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का पीक लेवल कौन से फेज में आता है, प्रोलिफेरेटिव फेज में आता है, सॉरी, प्रोजेस्टेरॉन का पीक लेवल आएगा आपका ल्यूटियल फेज के अंदर। प्रोलिफेरेटिव और फॉलिकुलर फेज तो सेम है। देखो, फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या इंक्रीज होता है, फॉलिकुलर फेज के अंदर LH और FSH इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। और मैक्सिमम कब हो जाता है, ये आपका ओव्यूलेशन के टाइम पे मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम एट ओव्यूलेशन,
ओव्यूलेशन, मतलब कौन से दिन में मैक्सिमम होगा, 14th डे पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, प्रोजेस्टेरॉन की। प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज करता है, हमारा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। और कॉर्पस ल्यूटियम का साइज सबसे ज्यादा क्या होगा, 8th डे पे सबसे ज्यादा साइज होता है कॉर्पस ल्यूटियम का, यानी कि डे 22 पे। और डे 22 पे सबसे ज्यादा साइज होगा तो प्रोजेस्टेरॉन सबसे ज्यादा कब बनेगा, 22 डे पे बनेगा। तो प्रोजेस्टेरॉन सबसे ज्यादा 2 डे पे होगा। और ये कौन सा डे हो गया, 22 डे, कौन से डेज में आएगा, ल्यूटियल फेज में आएगा, ल्यूटियल फेज, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, फेज मेंस्ट्रुअल प्रोजेस्टेरॉन आ जाएगा आपका ल्यूटियल फेज, ठीक है, 117 का सी। नेक्स्ट देखते हैं, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स आर यूजुअली यूज्ड अलोंग विद बैरियर्स, ठीक है, यूज करते हैं, करेक्ट। ऑल ऑफ द एबव प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, सही है। हम अगर कोई भी बैरियर मेथड यूज कर रहे हैं, जैसे डायफ्राम यूज कर लिया है ना, सर्वाइकल वॉल्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सर्वाइकल वॉल्ट इन सब पे अगर हम जेलीज भी लगा दें, स्पर्मिसाइडल क्रीम भी लगा दें, तो ये क्या है, एक तरीके से एड ऑन है ना, ये एक तरीके से, जैसे कि मैं ये यूटेरस बना रहा हूँ और यहाँ पे ये सर्विक्स हो गया और यहाँ से वेजाइना का पार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने कैप लगा दी है, जिसको डायफ्राम बोल सकते हैं या सर्वाइकल वॉल्ट बोल सकते हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब मैं इस डायफ्राम के साथ में अगर यहाँ पे स्पर्मिसाइडल क्रीम भी ऐड कर दूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, जितने भी स्पर्म्स हैं पहले तो वो जा नहीं पाएंगे इसके बाद, और अगर जाने की कोशिश भी करेंगे तो क्या होगा, उनकी डेथ हो जाएगी इस क्रीम के कारण, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कि पहला तो करेक्ट है और दूसरा उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉपर टी वर्क्स बाय इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन, प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन, इसका हो जाएगा प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या होता है, कॉपर टी क्या है, एक तरीके से फॉरेन बॉडी है। फॉरेन बॉडी क्या करेगी, फॉरेन बॉडी फेगोसाइट्स को इंड्यूस करेगी, फेगोसाइट्स आएंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या होगा, स्पर्म्स जो है वो ओवा तक रीच नहीं कर पाएंगे। तो जब स्पर्म्स ओवा तक रीच नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, इससे फर्टिलाइजेशन को ये प्रिवेंट करेगी। तो पहला आंसर इसमें क्या आना चाहिए, प्रिवेंटिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर बाई चांस यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं आता तो दूसरा ऑप्शन हम दे सकते थे, इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है। तो फर्स्ट क्या आएगा यहाँ पे, प्रिवेंशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन ह्यूमन बीइंग्स ओनली, ठीक है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि ये हायर प्राइमेट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज फर्टिलाइज्ड, ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जब अगर फर्टिलाइजेशन होगा, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। और एम्ब्रियो क्या रिलीज करता है, एचसीजी। एचसीजी क्या करेगा, एचसीजी कॉर्पस ल्यूटम को मेंटेन करेगा, मेंटेन कॉर्पस ल्यूटम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटम मेंटेन होगा तो क्या रिलीज होता रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता रहेगा। प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता रहेगा तो क्या एंडोमेट्रियम की शेडिंग होगी, नहीं होगी, नो एंडोमेट्रियम शेडिंग, नो एंडोमेट्रियम शेडिंग। और एंडोमेट्रियम की शेडिंग नहीं होगी और प्रोजेस्टेरॉन भी इंक्रीज है तो जीएनआरएच इनहिबिट रहेगा, तो नया मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया। बोथ LH एंड FSH अटेन्स अ पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ये भी करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या होता है, मिडिल ऑफ द टाइम पे ओव्यूलेशन होगा और ओव्यूलेशन में LH, FSH एंड LH हाई होते हैं, ठीक है, ये भी सही है। कॉर्पस ल्यूटम इज डीजेनरेटेड इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये भी सही है। क्यों सही है, अभी बताया था, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, HCG रिलीज नहीं होगा, HCG रिलीज नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटम मेंटेन नहीं रहेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या होगा, डीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सही है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन अकर जस्ट बिफोर द प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्च, ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि जस्ट बिफोर बोल रहा है, मेंस्ट्रुएशन क्या आता है, जस्ट आफ्टर प्यूबर्टी, जस्ट मतलब आफ्टर प्यूबर्टी आता है, ठीक है, ये बिफोर प्यूबर्टी नहीं आता, प्यूबर्टी के पहले नहीं होता मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो ये गलत हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पे, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, तो ये आएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 174, एमटीपी इज रिलेटिवली सेफ अप टू कितना, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी और फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। एमटीपी कब तक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ रहती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितने मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स होते हैं, या तो 3 मंथ्स बोल लो या फिर इसको 12 वीक्स बोल लो, 12 वीक्स, 12 वीक्स, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर, 12 वीक्स भी हो गया और फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी हो गया, तो बोथ ए एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186,
If a young woman has high plasma level of T3, cortisol and prolactin activity with slightly increased blood pressure, she has no symptoms or signs of Cushing syndrome. The most likely explanation is that she has been treated with TSH. She has a adrenocortical tumor. ठीक है. She is in the 3rd trimester of pregnancy. ठीक है. And she has been subjected to chronic stress. ठीक है. देखो अच्छा क्वेश्चन है. अब इसको कैसे डील करेंगे? सबसे पहले तो देखो हमें ये पता है कि प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है, प्रेगनेंसी एक हाई एस्ट्रोजेनिक स्टेट होती है ना. प्रेगनेंसी हाई एस्ट्रोजेनिक स्टेट तो होती है, साथ साथ में हाई मेटाबॉलिक स्टेट होती है. मेटाबॉलिक स्टेट, हाई मेटाबॉलिक स्टेट. ठीक है. तो हाई मेटाबॉलिक स्टेट में प्रेगनेंसीज में कौन कौन से हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन इंक्रीज होगा. इसको मैं T3 करके लिख देता हूँ. थायरोक्सिन हार्मोन इंक्रीज होगा. दूसरा कौन सा हार्मोन इंक्रीज होता है? कॉर्टिसोल इंक्रीज होगा. और कौन सा हार्मोन इंक्रीज होता है यहाँ पे? प्रोलैक्टिन भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्लेसेंटा, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन रिलीज करती है ना. प्रोलैक्टिन भी रिलीज होगा. किसकी वजह से? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन की वजह से. ठीक है. तो ये तो प्रेगनेंसी के अंदर स्टेज हो गई. अब ये बोल रहा है कि ये जो सिम्टम्स, इसमें कुशिंग के सिम्टम्स नहीं है और ऐसा, तो शी हैज बीन ट्रीटेड विद TSH. ठीक है. अगर सिर्फ TSH से इसको ट्रीट किया जाता तो T3 ही बढ़ता, कॉर्टिसोल नहीं बढ़ता, इंक्रीज होता, ना ही प्रोलैक्टिन इंक्रीज होता. ठीक है. तो ये तो पहला ऑप्शन नहीं होगा. ठीक है. दूसरा क्या बोल रहा है? एड्रिनोकॉर्टिकल ट्यूमर. एड्रिनोकॉर्टिकल ट्यूमर क्या करते हैं? एड्रिनल ग्लैंड्स क्या रिलीज करते हैं? एड्रिनल ग्लैंड्स रिलीज करते हैं कॉर्टिसोल. ठीक है. कॉर्टिसोल, अगर ट्यूमर होगा तो कॉर्टिसोल का इंक्रीज ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा सेल्स बनेंगी. अब कॉर्टिसोल ज़्यादा इंक्रीज होता है तो कॉर्टिकॉल 2 एक्टिविटी करता है. मिनरेलो कॉर्टिकॉइड एक्टिविटी और ग्लूको कॉर्टिकॉइड एक्टिविटी शो करता है. ठीक है. तो मिनरेलो कॉर्टिकॉइड क्या करेगा? साल्ट और वाटर का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करेगा? ग्लूकोज को ब्लड में इंक्रीज करेगा. ठीक है. तो अब नॉर्मल अमाउंट के लिए तो ये हमें चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है. हमें ग्लूकोज क्यों चाहिए? ग्लूकोज इसलिए चाहिए क्योंकि हमें फीटस को मेंटेन करना है, फीटस को फीड करवाना है. तो ग्लूकोज फीटल का एकमात्र सोर्स है, तो ग्लूकोज इंक्रीज होना चाहिए. इसलिए कॉर्टिसोल प्रेगनेंसी में इंक्रीज होता है. ठीक है. स्लाइटली कॉर्टिसोल प्रेगनेंसी में इंक्रीज होता है. दूसरा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी से साल्ट का रिटेंशन होगा और वाटर का रिटेंशन होता है. अब प्रेगनेंसी में ये भी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर बेबीज के पास भी हमारा ब्लड जा रहा है, फीमेल का ब्लड बेबी के पास जा रहा है, तो फीमेल में भी तो ब्लड की कमी हो सकती है. तो इसलिए ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी इंक्रीज होता है. इसलिए यहाँ पे प्रेगनेंसी में क्या होता है? प्रेगनेंसी में जो ब्लड प्रेशर है वो भी स्लाइटली इंक्रीज होगा लेकिन स्लाइटली. ठीक है. लेकिन अगर इसको एड्रेनल कॉर्टिकोट्रोपिक मतलब एड्रेनोकॉर्टिकल ट्यूमर होता तो इसमें कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा रिलीज होता तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती, और बहुत ज़्यादा होती तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई होता, बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता. कितना होता? ऑलमोस्ट 180 और 120 के समथिंग हो सकता था. ठीक है. दूसरा क्या है? इसमें ग्लूकोज यानी कि डायबिटीज़, ग्लूकोज भी बहुत हाई होगा, डायबिटीज़ हो सकता है पेशेंट. ठीक है. तो यहाँ पे ट्यूमर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है? जो ब्लड प्रेशर है वो कितना है? स्लाइटली इंक्रीज है. तो एड्रेनोकॉर्टिकल ट्यूमर्स भी नहीं होगा यहाँ पे. ठीक है. शी हैज बीन सब्जेक्टेड टू क्रॉनिक स्ट्रेस. अब ठीक है, स्ट्रेस के अंदर क्या होता है? प्रोलैक्टिन रिलीज हो जाएगा. स्ट्रेस के अंदर प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, लेकिन TSH की वैल्यू उतनी इंक्रीज नहीं होती होगा. TSH की वैल्यू इतनी इंक्रीज नहीं होगी तो आपका BMR कम रहेगा. BMR कम रहेगा स्ट्रेस में क्या होता है? BMR कम रहेगा, तो T3 आपकी कम रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी. लेकिन यहाँ पे T3 भी क्या है? हाई है. तो एक ही ऑप्शन सूट कर रहा है, कौन सा? 3. एक ही सूट कर रहा है यहाँ पे, कौन सा? 3. ठीक है. नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट मैच. गेमेटोजेनेसिस इनकरेक्ट मैच पूछा है यहाँ पे. गेमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, ठीक है. इंसेमिनेशन रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम एपिडाइडेमिस, ये गलत है. इंसेमिनेशन का मतलब ये नहीं होता, ये गलत हो जाएगा. रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम एपिडाइडेमिस क्या होगा? वो स्पर्मियोजेनेसिस. ठीक है. फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स, ये भी ठीक है, करेक्ट है. इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द यूटेराइन वॉल, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. बस एक वाला गलत है, इंसेमिनेशन. ठीक है. इंसेमिनेशन इसको नहीं बोलते है ना. इंसेमिनेशन किसको बोलते हैं? रिलीज ऑफ स्पर्म इनसाइड द वेजाइना, वो होता है इंसेमिनेशन. तो ये ऑप्शन गलत है, तो उसमें करेक्ट ये वाला हो जाएगा. ठीक है. ये आंसर आएगा इसका बी. रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ह्यूमंस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, ठीक है, इंक्रीजिंग मेडिकल असिस्टेंस, ठीक है,
प्रोवाइडिंग अवेयरनेस अबाउट द कॉन्ट्रासेप्शंस एंड एसटीडीज, हाँ ये भी सही है। गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ठीक है ये भी सही है। तो इसमें सारे के सारे करेक्ट हैं, ठीक है, तो ये आएगा आंसर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनपेयर्ड मेल एसेसरी ग्लैंड? अनपेयर्ड मेल एसेसरी ग्लैंड, तो कौन सा अनपेयर्ड होता है इसके अंदर? सेमिनल वेसिकल्स पेयर्ड होंगे, पेयर्ड होगा, प्रोस्टेट अनपेयर्ड होगा, सिंगल, ठीक है ये सिंगल होगा। उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी पेयर्ड होता है, ये भी पेयर्ड होता है, और ये तो होता भी वैसे भी किसमें है? फीमेल्स के अंदर है। तो क्या आएगा आंसर? बी, ठीक है बी आंसर। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ठीक है। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का कॉलम कहाँ पे है? यहाँ पे डिलीवरी ऑफ मेच्योर फीटस, ठीक है ये हो गया। गेस्टेशन, गेस्टेशन किसको बोलेंगे हम? पीरियड बिटवीन फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक, ठीक है ये गेस्टेशन का पीरियड होता है। पार्चुरेशन हो गया आपका डिलीवरी ऑफ मेच्योर फीटस, ठीक है। ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवेरी, ठीक है, और इम्प्लांटेशन अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द यूटेरस, ठीक है। तो ए का क्या हो गया यहाँ पे? ए का हो गया आर, बी का हो गया एस, आर एस, और वो सी का हो गया आपका क्यू, और पी का हो गया, डी का हो गया पी, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा आप पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In human females, meiosis second starts in A and completed during B. Choose the options correctly, ठीक है। तो meiosis 1 starts in, meiosis 1 सेकेंडरी फॉलिकल में स्टार्ट नहीं होता। पहले तो अपन बोलते हैं meiosis 1 कहाँ पे स्टेज होता है? डाइप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज, ठीक है। और meiosis 2 कहाँ पे होता है? कहाँ पे अरेस्ट होता है? मेटाफेज में स्टेज होता है, सेकेंडरी oocyte के अंदर, सेकेंडरी oocyte के अंदर, ठीक है। तो इन ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस सेकंड स्टार्ट इन, तो स्टार्ट भी किसमें होगा? जहां पे रुका हुआ है, तो स्टार्ट किसमें होगा? सेकेंडरी oocyte में स्टार्ट होगा, ठीक है सेकेंडरी oocyte में स्टार्ट होगा। और दूसरा क्या है? कंप्लीट ड्यूरिंग डैश, चूज द ऑप्शंस ए एंड बी, ठीक है। वो सेकेंडरी oocyte में होता है, और कंप्लीट ड्यूरिंग, कंप्लीट कब होगा? फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कंप्लीट होता है, ठीक है फर्टिलाइजेशन में। तो ये हो गया ऑप्शन डी, 191 का ऑप्शन डी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल लगा सकते हैं, पर वो सेकेंडरी फॉलिकल है ना। मियोसिस सेकेंड जो स्टार्ट होता है वो सेकेंडरी फॉलिकल में नहीं होता, ठीक है। मियोसिस सेकेंड जो स्टार्ट होता है वो होता है किसमें? टर्शरी फॉलिकल के अंदर स्टार्ट होता है, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल में नहीं, टर्शरी फॉलिकल में स्टार्ट होता है, ठीक है। चलो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द ऑप्शंस विद ओनली करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। देखते हैं, लेडिंग सेल्स सीक्रेट एंड्रोजन विद इन द सेमीफेरनस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, ये गलत है। एंड्रोजन सीक्रेट तो करती है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इज द एंड्रोजन, लेकिन कहाँ पे करती है? आउटसाइड में है ना, इंटरस्टिशियल चैम्बर में करती है, तो ये गलत है। कॉर्पस ल्यूटेम अंडरगोज डीजनरेशन जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन, कॉर्पस ल्यूटेम अंडरगोज डीजनरेशन जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन, जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन पे नहीं जाता, उसको टाइम लगता है। 8 डे तक वो धीरे धीरे प्रोगेस्ट्रॉन सीक्रेट करेगा, और अगर प्रोगेस्ट्रॉन बहुत ज्यादा बड़ा है तो प्रोगेस्ट्रॉन ही कॉर्पस ल्यूटेम को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर नहीं होगा, टाइम लगता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल इन प्राइमेट्स कीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन प्राइमेट्स कीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है ये ऑप्शन सही है यहाँ पे, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है किसमें? प्राइमेट्स के अंदर, वो बंद हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। प्राइमेट्स, और प्राइमेट्स में ह्यूमंस भी आएंगे, है ना, हम भी ह्यूमंस हैं, इसी में आएंगे, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल हायर प्राइमेट्स का कैरेक्टर है, ठीक है। डी ऑप्शन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है ये भी सही है। तो सी और डी, सी और डी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एग्स आर रिलीज्ड बाय ओवेरीज ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन फीमेल पर ईयर इफ ड्यूरेशन ऑफ अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ 28 डेज, ठीक है। तो अगर अपन देखें कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है, तो क्या होगा यहाँ पे? अपन यहाँ पे ले लेते हैं, एक साल में कितने डेज होते हैं? 365 डेज, और नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की दे रखी है? 28 डेज की। तो इसको अगर अपन डिवाइड करते हैं तो 13 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आंसर, ठीक है। तो कितना आएगा आंसर यहाँ पे? सी, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, फीटल हार्ट इज फॉर्म्ड, क्वेश्चन है 194 मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। फीटल हार्ट इज फॉर्म्ड, फीटल हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, तो इसका हो जाएगा 4th, ठीक है। फीटस डेवलप्स लिम्स एंड
डिजिट्स, फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स में आ जाएगा बाय द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, तो इसका आ जाएगा फर्स्ट मोमेंट ऑफ फीटस आ जाएगा ड्यूरिंग 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, तो इसका आ जाएगा सेकेंड। और आईलिड्स आर सेपरेटेड एंड ड्यूरिंग 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आईलिड्स आर सेपरेटेड ड्यूरिंग थर्ड आ जाएगा बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये तो एनसीईआरटी का है, पूरा मेमोराइज करना है आपको, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ गया, फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सी हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 195, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, ठीक है, पहला ही सही है। ऑक्सीटोसिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस ऑफ फीटस, ये गलत है, फीटल से तो रिलीज होगा नहीं, ठीक है, हाइपोथैलेमस ऑफ फीटस से भी रिलीज नहीं होगा। कोर्टिसोल फ्रॉम बोथ मैटरनल एंड फीटल ग्लैंड, ठीक है, तो कोर्टिसोल सिर्फ फीटल से रिलीज होता है, फीटल के एड्रिनल से रिलीज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 198, एंड्रोजन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, एंड्रोजन क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, करेक्ट है। FSH एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है यहाँ पे, लेकिन दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि FSH क्या है, FSH मैच्योरेशन में हेल्प करता है। अगर FSH जैसे अगर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा ही नहीं तो FSH मैच्योर किसको करेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसमें आंसर क्या आएगा, बी आएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन 199, assertion rupture of graphene follicles occur before the 14th day of onset of next menstrual cycle, ठीक है, सही है। 14th डे पे ग्राफीन फॉलिकल, मतलब 14 डेज से पहले ग्राफीन फॉलिकल का रप्चर होगा ताकि क्या रिलीज हो सके, ओव्यूलेशन हो सके, ठीक है, ये सही है। रीजन LH लेवल इज मैक्सिमम ड्यूरिंग द मिड साइकिल, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है। क्यों, क्योंकि ओव्यूलेशन तो तभी होगा ना जब LH और जब LH का लेवल बढ़ेगा, और ओव्यूलेशन जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, जैसे LH सर्च हुआ, LH सर्च के 24 से 32 आवर्स के विदिन क्या होता है, रप्चर होता है, यानी ओव्यूलेशन होता है। तो जब LH होगा, LH सर्च होगा, तभी तो ओव्यूलेशन भी होगा, तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 200 क्वेश्चन, assertion a couple avoid coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle and it is one of the easy method of contraception, ठीक है, rhythmic control method है, ठीक है, ovulation occurs during these days so there is no chance of conception by abstaining from the coitus during this period, करेक्ट है दोनों। होता क्या है कि 10 से लेकर 17 डेज तक हम ओवुलेशन की बात क्या करते हैं, 14 डेज पे करते हैं, ठीक है। तो अगर हम सेफ पीरियड को लेके चले तो हम 3 आगे और 3 पीछे लेते हैं, सेफ पीरियड, क्योंकि एग्जैक्टली ओवुलेशन उसी टाइम पे होगा नहीं होगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की है, 28 डेज की है या 38 डेज की है वो भी एग्जैक्टली पता नहीं होता, तो इसलिए हम क्या लेके चलते हैं, 3 डेज आगे और 3 डेज पीछे। तो क्या हो गया, 10 से 17 डेज, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिस्क पीरियड बोलते हैं, रिस्क पीरियड। रिस्क पीरियड का क्या मतलब है कि यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या रिलीज होगा, ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन में क्या रिलीज होता है, एग रिलीज होगा, और अगर एग रिलीज होता है और स्पर्म्स के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रिस्क पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अब ओव्यूलेशन ड्यूरिंग दीज पीरियड्स और चांसेस ऑफ कंसेप्शन, ठीक है। तो इसलिए क्या कर रहा है, रीजन भी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, तो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया है अपने सारे क्वेश्चंस। अगर आपको किसी क्वेश्चंस में अभी भी डाउट है तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं आपकी नवोदय एकेडमी में, ठीक है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।